हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9वीं का विषय गणित को। इसका पार्ट 1 है संख्या पद्धति, जिसमें भाग 1 है परिचय। सबसे पहले हम भाग 1 को देखेंगे जो परिचय है। उसके बाद भाग 2 को देखेंगे, फिर भाग 3 को देखेंगे, फिर भाग 4 को देखेंगे, फिर भाग 5 को, फिर 6 को, फिर 7 को, लास्ट में हम होमवर्क देखेंगे। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं परिचय। तो संख्या पद्धति है, ये चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। पहला है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं को हम n से दर्शाते हैं, और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं। यानी कि 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 डैश 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 0, यानी कि अनंत तक होती हैं। अगर हम इसको लिखना शुरू करेंगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 डैश 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 डैश, ये अनंत तक चलती चली जाएंगी। तो क्या हो जाएंगी? ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या की, जिसको हम W से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जब W से दिखाते हैं। यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। अगर हम एक बात और कहना चाहें कि जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लेते हैं तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, तो हम इनको कैसे लिखेंगे? 0 1 2 3 डैश 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 डैश, ये अनंत तक होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। यानी कि जब हम पूर्ण संख्या यानी कि 0 1 2 3 डैश 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 अनंत तक, उसमें अगर हम ऋणात्मक संख्या यानी कि -1 -2 -3 -4 इन संख्याओं को भी मिला देते हैं तो ये संख्याएं क्या बन जाती हैं? पूर्णांक बन जाती हैं। तो इनको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? पहले मैं 0 1 2 3 4 ये लिख लिया। अगर हम इधर इसे कैसे लिखेंगे? -1 -2 -3 -4, इस तरह हम इसको लिखते चले जाते हैं। तो इधर वाले जो होते हैं ये 0 से पहले ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, और 0 के बाद जो होते हैं ये हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, जिसे हम नेगेटिव यानी कि माइनस के चिन्ह से दर्शाते हैं उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और जो 0 के बाद संख्याएं आती हैं 0 1 2 3 4, ये हमारी धनात्मक पूर्णांक होती है। चैप्टर में आगे आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो इसने बोला कि 1 से बड़ी, 1 से बड़ी यानी कि 1 से बड़ी तो 2 3 5 7 और 11। इसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये सब क्या है? ये वे संख्याएं हैं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती हैं। अगर हम 2 की बात करें तो 2 1 या 2 के अलावा किसी और से नहीं कटता। 3 की अगर हम बात करें तो 3 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। तो 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए। ठीक है, तो हम उनको कैसे लिखेंगे देख लेते हैं एक बार। 4 किस किस से कट जाएगा बच्चों? तो 4 कटेगा आपका 1 से, 2 से, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो ये इसके क्या हो गए? ये इसके गुणनखंड हो गए। अब बात करते हैं 6 की। तो 6 आपका 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। तो यानी कि
ये एक के अलावा, स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगी आपकी भाज्य संख्याएं। ठीक है, नेक्स्ट है परिमेय संख्याएं, जिसको हम Q से दर्शाते हैं। तो इससे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो कौन सी संख्याएं, जिनको हम P/Q के रूप में लिखें, यानी कि अटे बटे में लिख सकें। हम बात करें तो जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं लिखना चाहूंगी 1/2 हो गया। ठीक है, 2/3 हो गया, 5/6 हो गया। ठीक है, या ऐसी कोई भी संख्या आप ले सकते हैं जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगला है अपरिमेय संख्याएं। इन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो इसके उदाहरण की बात करें तो इसका पहला उदाहरण पाई होता है। अक्सर ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसे, आप कहेंगे पाई का मान तो 22/7 होता है, लेकिन ये पाई का एग्जैक्ट मान नहीं होता है। अगर हम इसका मान निकालेंगे तो क्या आएगा 3.141414 डैश डैश डैश, ये चलता चला जाएगा, मतलब ये मान कभी निकलता नहीं है। ठीक है, इसलिए पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अन्य उदाहरणों की बात करें तो जो अंडर रूट में जो वैल्यूज लिखी जाती हैं उनको भी हम अपरिमेय संख्या कह सकते हैं, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। ये सब क्या है, ये सब हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। नेक्स्ट है वास्तविक संख्याएं, इसको हम R से दिखाते हैं। तो अब तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी, चाहे वो परिमेय हो, अपरिमेय हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, पूर्णांक हो और वास्तविक संख्याएं हो। ठीक है, सॉरी वास्तविक तो हम पढ़ ही रहे हैं, प्राकृतिक हो, पूर्णांक हो, कोई सभी संख्याओं का संग्रह क्या होता है, वास्तविक संख्याएं होती है। इसे हम R से दिखाते हैं, यही इसकी सबसे अच्छी डेफिनेशन है। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। ठीक है, तो दशमलव प्रसार क्या होता है, इसको एक बार जान लेंगे। ठीक है, तो एक बटा 2 में ले लेती हूँ और इसको अगर हम भाग देंगे तो ये वाली संख्या यहाँ पे आएगी, 2 से भाग देते हैं, भाग नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर दशमलव लग जाएगा, यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, अब 2 पंचे 10 हो जाएगा और यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, तो हम इसके दशमलव प्रसार को देख रहे हैं। पहला है शांत, यानी कि इस स्थिति में शेष क्या होता है, 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, 1/2 ही हो जाएगा, क्योंकि जब हमने इसमें भाग दिया तो शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो इस स्थिति को हम शांत स्थिति बोलते हैं। नेक्स्ट है अनवासनीय आवर्ती, या इसको अशांत आवर्ती भी कहते हैं। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है, यानी जो हमारा शेषफल है वो बार बार रिपीट यानी कि दोहराया जाता है। इसका उदाहरण है 1/3, यानी कि अगर हम 1 में 3 से भाग देंगे बच्चे तो भाग नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा, दशमलव लगा देंगे, फिर यहाँ पे एक 0 लगा देंगे तो 3 तिया 9 होता है, 9 से जाएगा तो फिर 1 आ गया, फिर से 3 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 0, ऐसे ही फिर 1 आ जाएगा। इस तरह से ये बार बार 3 3 3 यानी कि क्या होगा 0.333, इस तरह ही चलता चला जाएगा, मतलब ये कभी भी शांत नहीं होगा, इसलिए इसका नाम है अशांत आवर्ती। यानी कि ऐसी चीज जो बार बार रिपीट हो रही है लेकिन वो अशांत है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसे बात करें तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम इसमें इस तरह भी लिख सकते हैं, इसे हम बार कहते हैं। बार का मतलब होता है कि जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अनवासनीय अनावर्ती। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसको हम अशांत अनावर्ती भी
कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती भी कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, अगर हम √2 ले लें, ठीक है, या फिर पाई ले लें, और क्योंकि इसमें क्या होता है, जो शेष है वो बार बार बदलता रहता है। अगर हम √2 की बात करें तो इसका मान होता है 4 1 4 2 4 3, यानी कि संख्याएं बार बार बदल रही हैं, यानी कि संख्या जो है वो, यानी जो शेषफल है इसका, वो बार बार बदल रहा है ना? ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जो पाई का मान भी होता है वो भी अशांत अनावर्ती होता है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे सपोर्ट करने के लिए 22 बिरनर को सब्सक्राइब कर लें। अब हम पढ़ेंगे घातांक नियम। घातांक नियम, पहला नियम कहता है कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n बराबर am प्लस n। ये इसका पहला नियम कहता है। तो हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे बच्चों। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 प्लस 2 बराबर 2 की पावर 5। इसका मतलब होगा कि हम 2 को 5 बार गुणा कर दें बच्चों। ठीक है, कितना उत्तर होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जब घातांक यानी कि जो पावर होती है, अगर बेस समान हो और पावर अलग अलग हो तो दोनों पावर जुड़ जाती हैं। बस उस केस में जब हमारा बेस एक जैसा हो, क्योंकि यहाँ पर भी 2 था और इसमें भी 2 था, लेकिन इसकी घात अलग अलग थी। घात हम हिंदी में बोलते हैं, पावर हम अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, आपको जो सुटेबल लगे वैसे आप समझ सकते हैं। इसका दूसरा नियम कहता है a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर mn। यानी इसने क्या करा, जो पावर ब्रैकेट के बाहर थी उन दोनों का आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसका अगर एग्जाम्पल लें तो 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 की पावर 3 गुणा 2, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा? 6, यानी आंसर हो जाएगा 64। यानी 2 का गुणा हम 6 बार कर देंगे तो आंसर आएगा 64। तीसरा नियम पढ़ेंगे, a की पावर n a की पावर m बटे a की पावर n अगर भाग में है और अलग अलग घात है, बेस लेकिन समान है, जो उसका आधार है वो एक जैसा है, a है, तो क्या करते हैं, a की पावर m माइनस n। यहाँ पर ये n इधर लिख गया है, इसको सही करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कैसे आएगा ये? इसका एग्जाम्पल दे लेते हैं। 2 की पावर 5 बटे 2 की पावर 3, यानी कि बेस समान है तो क्या होगा बच्चों? 2 की पावर 5 माइनस 3 ऊपर चला जाएगा तो 2 की पावर 2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 4 इसका उत्तर आ जाएगा। इस तरह हम इसको करते हैं। नेक्स्ट हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब उसमें और अच्छे से समझेंगे। 4th रूल कहता है इसका, a की पावर m गुणा b की पावर m है तो ब्रैकेट में ab और पावर 1 हो जाएगी। यानी पावर अगर सेम है और बेस अलग अलग हैं तो क्या होगा, पावर 1 हो जाएगी और बेस का आपस में गुणा हो जाएगा। इसका भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, ये बिना एग्जाम्पल के कभी भी समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो मैंने कहा 2 की पावर है 2 और गुणा 3 की पावर है 4, नहीं सॉरी, पावर सेम है तो यहाँ भी 2 होगा तो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 गुणा 3 आपस में गुणा हो जाएंगे और घात क्या हो जाएगी, एक घात हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर 2 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 6 चक्का 36, 36 इसका आंसर हो जाएगा। ये चैप्टर हमने आज ये एक्सरसाइज पढ़ ली है और नेक्स्ट हम इसके पार्ट 2 में मिलेंगे। ठीक है, तब हम अगले इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर हम एक वीडियो में कवर अप करेंगे तो चैप्टर यानी कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय बच्चों।